फिल्म को देखकर आपको खेती बाड़ी के माध्यम से भी अच्छे धन दौलत की कमाई हो सकती है, यह विश्वास जगेगा। यह विश्वास जगेगा कि खेती से लखपति बना जा सकता है। यह कैसे संभव करें, इसकी भी एक सामान्य जानकारी मिलेगी। फिर आप एक होशियार किसान बनकर अपने खेतों से इतना पैसा कमा पाएंगे कि समृद्धि रेखा को छूकर इनकम टैक्स देना शुरू कर देंगे। इसके लिए सिर्फ 2 चीजें चाहिए, जानकारी और मेहनत। मेहनत आप करेंगे, जानकारी आपको इस तरह की फिल्में और विशेषज्ञ देंगे। पिछली जनगणना के अनुसार भारत की 100 करोड़ आबादी में से लगभग 60 करोड़ किसान और 11 करोड़ किसान परिवार थे। जब तक ये 60 करोड़ किसान समृद्ध नहीं होते, शहर में रहने वाले कुछ चंद प्रतिशत लोगों के समृद्ध होने से देश समृद्ध नहीं हो सकता। ये किसान हमारे देश की आस हैं। ये उठें और ये जागें, तभी भारत उठ और जाग सकता है। जागो भारत, उठो इंडिया, जागो भाई किसान, जनगण मन की आस तुम ही हो, जनगण मन की आस तुम ही हो। लेकिन अभी इनकी हालत क्या है, आइए देखें। चीर जमी का सीना हमने ये फसलें उपजाई, जीवित रखा धनी निर्धन को सबकी भूख मिटाई। मगर भूख से मरे स्वयं हम, बच्चे मरे हमारे, संसद में आंकड़े गिनाकर सब हो लिए किनारे। ये है साइकिल महतो, झारखंड प्रदेश के एक किसान जो कुछ गा रहे हैं। इनका नाम इनके पिताजी ने भले ही साइकिल महतो रख दिया हो, मगर आज तक ये अपनी खुद की एक साइकिल नहीं खरीद पाए। ये एक किसान हैं, जमीन पर निर्भर करने वाले, जो बड़ी मुश्किल से 2 शाम की रोटी भी नहीं जुटा पाते। महतो जी के भूखे पेट से सुर में आवाज नहीं निकलती, मगर ये गा रहे हैं एक सार गर्भित गीत, जिसे ये अक्सर गुनगुनाते रहते हैं। चीर जमी का सीना हमने ये फसलें उपजाई, चीर जमी का सीना हमने ये फसलें उपजाई, जीवित रखा धनी निर्धन को सबकी भूख मिटाई। मगर भूख से मरे स्वयं हम, बच्चे मरे हमारे, मगर भूख से मरे स्वयं हम, बच्चे मरे हमारे। संसद में आंकड़े गिना कर सब हो लिए किनारे। यह गीत एक निर्मम सच्चाई बयां करता है कि जो किसान सारे देश को खिलाता है, वो खुद ही भूखमरी का शिकार हो जाता है। आज हमारे यहाँ भूखमरी है, आज हमारे यहाँ अकाल है, और यही हालत जो है हमने संस्थाल परगना में भी देखे हैं। यही हालत आज हम लोगों ने कोल्हान के इलाके में देखा है। सारे तरफ जो है एक ही तरह की समस्या है। रांची राजधानी से 5-7 किलोमीटर हटने के बाद भी यहाँ के किसान खुशहाल नहीं है। सरकार का अपना आंकड़ा है कि 1993 से लेकर 2003 तक 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की। उसके बाद हर साल 15 से लेकर 17-18 हजार के बीच में किसान जो है वो आत्महत्या करते हैं, यानी हर 1 घंटे में 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। लगभग 23 लाख मैट्रिक टन अनाज इस झारखंड में पैदा होता है, और यहाँ पर लगभग 48 लाख मैट्रिक टन अनाज के खदान के रूप में जरूरत है, जिसके लगभग आधे अनाज हमको इस राज्य के खाने के लिए, लोगों के लिए बाहर के राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। लेटेस्ट NSSO स्टडीज कहती हैं, गवर्नमेंट की स्टडीज हैं, कि किसान की जो मंथली इनकम है परिवार की, वो 2115 रुपए एवरेज है, देश के लिए औसतन है। दिल्ली में अगर आपके पास एक नौकरानी काम करने आती है
तो वो 2,000 रुपये 1 घंटे काम करने का ले जाती है। और यहाँ किसान का पूरा परिवार जो है उसकी औसतन जो इनकम है 2,115 रुपये है। संक्षेप में आमतौर पर ऐसा लगता है कि किसानी रोजगार स्वरोजगार का एक अच्छा जरिया नहीं है और गरीब रहना हर किसान की किस्मत ही है। हाँ, वर्तमान सच्चाई शायद यही है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे राज्यों में। मगर यह एक अधूरा सच है, क्योंकि इस सच को बदला जा सकता है। विकसित देशों में किसानी कोई बुरा धंधा नहीं हुआ करती और वहां किसान अच्छे खासे संपन्न हुआ करते हैं, यहां तक कि मोटर कारें भी रखा करते हैं। भारत के ही कई राज्यों में स्थिति काफी बदल गई है। पंजाब का किसान बहुत बड़ा किसान नहीं है। वो आज उसके पास 5 एकड़ से 10 एकड़ की होल्डिंग है, लेकिन वो अपने वहां एक व्हीकल भी मेंटेन करता है, अच्छा सा घर है उसके पास, और शहर की कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो उसके घर में उपलब्ध नहीं है। 2004-2005 के नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड प्रदेश के 40% से भी अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। यानी यहाँ 40% से भी अधिक लोग 11 रुपए प्रतिदिन से कम आमदनी खर्च वाले हैं। अन्य 40% भी भले ही योजना आयोग की इस गरीबी रेखा के नीचे न रहते हों, मगर हैं तो ये अत्यंत गरीब, और इनमें से ज्यादातर लोग या तो किसान हैं या खेत में मजदूरी करने वाले मजदूर। किसानों में भी 75% अत्यंत छोटे या सीमांत किसान हैं, जिन्हें मार्जिनल फार्मर भी कहते हैं। जो मार्जिनल फार्मर हैं उनको 1 हेक्टेयर से कम जमीन जिनको होता है उनको हम लोग प्रायः मार्जिनल फार्मर बोलते हैं, सीमांत कृषक। और जिनको 2 हेक्टेयर और 1 हेक्टेयर के बीच में होता है उनको लघु कृषक बोलते हैं, स्मॉल फार्मर। और जिनको 2 हेक्टेयर से अधिक होता है उनको हम या तो मध्यम किसान बोलते हैं या बड़े किसान बोलते हैं। अगर हमारे सीमांत और छोटे किसानों को गरीबी के चक्रव्यूह से बाहर निकलना है और जल्दी ही बाहर निकलना है, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो हमारे पास पहले से ही उपलब्ध संसाधनों के आधार पर किया जा सके। और ये संसाधन है हमारे और हमारे परिवार के 8-10 हाथ और हमारी जमीन, चाहे वह जैसी तैसी बंजर दिखने वाली या टार जमीन ही क्यों न हो, चाहे वह थोड़ी जमीन ही क्यों न हो। अब सवाल ये है कि क्या झारखंड में खेती से स्वरोजगार और समृद्धि की संभावनाएं सचमुच कुछ ऐसी बनती हैं कि किसान सिर्फ किसानी करके आयकर या इनकम टैक्स अदा करके न्यूनतम समृद्धि रेखा के ऊपर आ सके? मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर आप अपने छोटे टुकड़े में भी वैज्ञानिक तरीके से खेती करें तो आज तकनीकियां उपलब्ध हैं जिससे कि आप 1.5 से 2 लाख रुपए सालाना आप अपनी कमाई कर सकते हैं। बागवानी के माध्यम से किसान बहुत कम समय में लाखपति बन सकते हैं। अब विषय आता है तो बन क्यों नहीं रहे हैं? तो पूंजी, तकनीकी और उद्यम, ये 3 चीज का जहाँ कहीं भी सही उपयोग हुआ है वहाँ पे वो कम समय में लखपति बन गए हैं। अक्सर या तो पूंजी की कमी है, तकनीकी ज्ञान की कमी है, और नहीं तो अधिकांश लोगों में उद्यम, लगनशीलता जिसे बोलते हैं, उसकी कमी है, जिसके कारण लोग पीछे छूट रहे हैं। झारखंड, जहाँ की जलवायु इतनी अच्छी है जो कि बागवानी के तमाम सब्जियां और फलों को उत्पादित कर सकती हैं, तो लाखपति बनने के लिए बागवानी कम समय में सबसे अच्छा व्यवसाय हो सकता है। मेरा नाम दिलेश्वर साहू हुआ। मैं रांची जिला अंतर्गत पिठोरिया गांव का रहने वाला हूं। जब हम किसानी करना प्रारंभ किए थे उस समय बहुत मुश्किल से खेती हो पाता था। जमीन जितना था उतना में साल भर का खर्चा नहीं पूरा होता था। कर्ज में हमेशा मेरा पिताजी डूबे हुए रहते थे, कभी खाद वाले का कर्ज में, कभी आड़तदार का कर्ज में, और हम लोग को भी बहुत मुश्किल से मैंने शिक्षा दिला पाए। बाद में जब हम सक्रिय रूप से खेती में भागीदारी लिए, कुछ वैज्ञानिकों से सहयोग लिए, नए नए जो कंपनी के बीज उत्पादक और दवा हैं उनसे संपर्क में आने पर काफी तेजी से और बहुत अच्छा मेरा जो सब्जी का खेत है, खास करके मैं सब्जियों का खेती ज्यादा करता हूं, उसमें तरक्की हुआ। अगर 1980 की बात करें
1980 और अभी में 100 गुना अगर हम कहें कि मेरा वृद्धि हुआ है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज का अगर हम बात करते हैं तो आज खेती करके 4 जगह पक्का मकान बनाए हैं। भाई और बेटा मिला के 6 मोटरसाइकिल है, 1 कार है। खेती का जो आधुनिक साधन होना चाहिए वो सब साधन है, ट्रैक्टर है। ये सब सारा कुछ हम सब्जियों का खेती करके किए हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ क्या होता है, हम सालों भर सब्जियों का खेती करते हैं। सोच ये है कि प्रतिदिन माने बाजार से हमें जरूर आमदनी मिले, क्योंकि आज के दिन में हम 30 से 35 मजदूर को रोजगार दे रहे हैं। इस प्रकार खेती करके आज हम काफी खुशहाल हैं और निश्चित रूप से खेती करते हुए सभी बाल बच्चों को पढ़ाते हुए और 4 से 5 लाख रुपया का हम आमदनी कर लेते हैं। मैं तमाम किसानों से अपील करना चाहूंगा कि अगर प्राकृतिक मार से वो हतोत्साहित हो गए हैं तो हतोत्साहित ना होकर सब्जियों का खेती करें, क्योंकि यह जो सब्जी का खेती है 40 से 60 दिनों के अंदर अंदर तैयार हो जाता है। अगर टोटल भी खत्म हो जाता है तब भी आप उसमें खेती लगाएं, क्योंकि यही एक ऐसा साधन है जिससे आप दूसरे को भी पाल सकते हैं और खुद भी पलाएंगे। अगर वो मार्जिनल फार्मर है, अगर वो स्मॉल फार्मर है, अगर वो मीडियम फार्मर है, तो उसको उस हिसाब से अगर वो तकनीकों का उपयोग करता है, उस हिसाब से अगर वो अपने उद्यमों को अमल में लाता है, समन्वित रूप से अगर करता है, तो एक मार्जिनल फार्मर भी इनकम टैक्स पेई बन सकता है। झारखंड के स्मॉल एंड मार्जिनल किसान भी इनकम टैक्स पेई बन सकते हैं अगर वो अपने द्वारा उपजाए हुए उत्पाद पर कुछ कुटीर उद्योग को लगा लें, तो वो बेशक ही एक इनकम टैक्स पेई या उससे अधिक भी जा सकते हैं और अपने परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो काफी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर अदरक हो रहा है, जब हम रांची से आगे नगड़ी मांडर ये सब करते हैं, अदरक हो रहा है और वो किसान आज काफी फायदा उठा रहे हैं। छोटे छोटे भी किसान हैं जिनकी वार्षिक आमदनी कुछ लाखों में है और मैं एक को जानता हूँ, वो करीब 7-8 साल पहले से वो अदरक लगाना शुरू किया। गरीब परिवार, आज की तारीख में उसके भाई बंधु भी उस अदरक लगाने में लगे हुए हैं और अब वो एक ट्रांसपोर्टर भी हो गया, उसने अपनी बस भी खरीद ली और ये मांडर कई किसान हैं। ये मैं एक उदाहरण दिया हूँ, ऐसे और भी उदाहरण यहाँ पर हैं। किसान की परिभाषा सिर्फ ऐसे लोगों से न ली जाए जो सिर्फ धान, गेहूं और मक्के की खेती करते हैं। किसान की परिभाषा वो है जो अपने खेत से ज्यादा उत्पादन करे, चाहे वो किसी भी रूप में हो। आप 1.5 लाख की बात सोचते हैं, 2 लाख की बात सोचते हैं, जी नहीं, मैं कहता हूं 1.5 करोड़ से 2 करोड़ तक उत्पादन प्रति साल एक किसान प्राप्त कर सकता है। किसानी से किसान करोड़पति कैसे बने, ये सज्जन आपको कुछ ही देर में बताएंगे, बस देखते रहिए। ज्ञान बढ़ाए के हुनर सीख के, ज्ञान बढ़ाए के हुनर सीख के, जब बन जब होशियार किसान भैया, खेत से उपजाव रे टाका हजार। अगर सिर्फ किसानी करके हमें धन पैदा करना है तो यह वर्षा पर आधारित एक फसल लेने से नहीं हो पाएगा। इसके लिए किसान भाइयों को खेत में बारिश का पानी जमा करके या अगल बगल बारिश का पानी कैद करके दूसरी फसल भी लेनी सीखनी पड़ेगी। सिंचाई की जब अच्छी व्यवस्था हो जाती है तो 2 से अधिक फसलें भी लेनी चाहिए। इसके लिए आपको जल प्रबंधन सीखना पड़ेगा और जल प्रबंधन सीखना एक बहुत ही आसान कार्य है। चक्रीय विकास में हम लोग जो जल का प्रबंधन करते हैं उसको इस प्रकार से करते हैं कि वर्षा जल को जहां वो गिरता है वहीं उसको रोकते हैं, 1 इंच भी उसको बहने नहीं देते हैं। जहां गिरा उसके लिए 5-5 फीट की टायरीज हम लोग बनाते हैं, मेड़बंदी, और उसमें वो पानी रुक जाता है, पानी बहता नहीं है। इसके बाद पौधे उस पानी का इस्तेमाल करते हैं। पौधों के इस्तेमाल से जो पानी बचा वो धीरे धीरे जमीन के नीचे गया और धीरे धीरे गया, इसलिए रिचार्ज उसका बहुत अच्छे तरीके से नीचे के तालाब में होता है। ये मेरा देखा हुआ है, किया हुआ है और आज उसका उदाहरण सामने है। बरवाडीह प्रखंड के चपरी गांव, आप आज भी वहां जाएंगे, सारे इलाके के तालाब सूख गए हैं, सारे इलाके के नाला सूख गए हैं। चपरी का नाला आज भी जिंदा है, चपरी का तालाब आज भी जिंदा है। अगल बगल के गांव के जानवर उनके तालाब में पानी पीने आते हैं, 5-5 किलोमीटर के जानवर आते हैं चपरी में आज पानी पीने इस गर्मी में। जो हमारी झारखंड के जमीन का बनावट है
वो मैं अगर मोटे तौर पर समझाऊं तो वो इस तरह का बनावट होता है। पानी वर्षा का हुआ, सीधा वो आके और नीचे जो नाला है इसमें बह जाता है। नाला से बहने के बाद वो बड़ी नदी में, बड़ी नदी से गंगा में, गंगा के बाद समुद्र से चला जाता है। अगर इस पानी को पहले जब फॉरेस्ट बहुत डेंस हुआ करते थे तो इस पानी को वन की पत्तियां रोका करती थीं और वन के पत्तियों से ये पानी रुक के छन छन के नीचे आता था और धीरे धीरे ये नाला में जाता था। पानी की कमी नहीं होती थी। आज वन खत्म हो गया है तो इसलिए ये सीधे यहाँ पर आता है और सीधे बिल्कुल नाला में स्ट्रेट चला जाता है, कोई इसको रोकने वाला नहीं। चक्रीय विकास में हम इस पानी को यहाँ रोकने का प्रयास करते हैं। यहाँ रोके, टाइरिज बनाए, फिर यहाँ रोके, फिर यहाँ रोके, तो इस तरह से इसको हम लोग मेड़ बनाते 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 इस पानी को ऊपर ऊपर बहने से रोक दिया हमने। अब ये पानी के लिए दो ही ऑप्शन है, या तो पौधे उसका इस्तेमाल करें और नहीं तो ये पानी धीरे धीरे नीचे जाए इस नाले में। एक ही गांव में एक ही नाला को हम 20 जगह बांधेंगे, बहुत कम लागत में मिट्टी के छोटे छोटे बांध इसको बनाए जाते हैं। तो होता क्या है कि जब छोटे छोटे बांध बने तो पानी का बहाव तेजी से उस नाले में नहीं होता है, पानी रुकते जाता है, रुकते जाता है, रुकते जाता है। और इस प्रकार से ये देखा गया है कि धीरे धीरे रुकते रुकते वो नाला जिंदा हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जल का उचित प्रबंधन हम करें, उसको बहने से रोकें, उसको जहां गिरा वहीं पर इस्तेमाल करें, तो हमारी पानी की ये जो समस्या है, चाहे वो सिंचाई की पानी हो या पेयजल की समस्या हो, इसको हम दूर कर सकते हैं। पानी कैसे रोकब, जानू कैसे ऋण पावब, कैसे केचुआ खाद बनी उन बीज कहाँ पावब। जब जानकारी बढ़ी घर मोटर कार रही, सब दिन राखब नहीं तो इसने बेकार। किसान भैया खेत से उपजाब रौरे टाका हजार। मिट्टी के विश्लेषण से और विशेषज्ञों की सलाह से यह तय करना पड़ेगा कि आपकी जमीन में सबसे अच्छी फसल कौन सी होगी, धान गेहूं की या फिर फलों की या फूलों की या ऐसे वृक्षों की जिनसे आपको अधिक पैसे मिल सके उनकी लकड़ियों को बेचकर, या फिर औषधीय पौधों से, या इन सबों की मिलीजुली खेती से। आपकी जमीन बंजर है, टाण है या दोन है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर अलग अलग टुकड़े जमीन के आपके पास हैं, अलग अलग प्रकार के, तो उनमें अलग अलग प्रकार की खेती करनी पड़ेगी। कौन से बीज और कौन सा खाद आपकी जमीन के लिए अच्छे रहेंगे, यह जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। केंचुआ खाद कैसे बनती है, किसानी के अच्छे तरीकों के प्रशिक्षण कहाँ मिला करते हैं, आपका जो उत्पाद या आपकी जो फसल होगी वो किस बाजार में बिककर आपको अधिक कीमत प्रदान करेगी, यह सब जानकारी आपको प्राप्त करनी ही पड़ेगी। यानी खेती का हुनर सीखकर और अपना ज्ञान बढ़ाकर ही धनी बनने के सपने एक किसान देख सकता है। अगर किसान को किसानी का हुनर सही तरीके से आ गया तो वह अपने खेतों से पहले हजारों रुपए और उसके बाद लाखों और करोड़ों रुपए उपजा सकता है। वो समर्थ है, सिर्फ जानकारी का अभाव है। अगर उसके पास एक छोटा तालाब है, वो ये नहीं जानता कि हम इसमें अगर गोबर डाल दें तो हमारे उस मछली का जो है ये खाना है। जरूरत है उसको ये बताने की कि कौन सी वैरायटी लगाए जो कि उन्नत किस्म की है, जिससे कि ज्यादा उसको प्रोडक्टिविटी मिले, प्रोडक्शन उसका ज्यादा हो और उससे उसको लाभ ज्यादा हो। ज्ञान बढ़ाए के हुनर सीख के जब बन जब होशियार। किसान भैया खेत से उपजाब रौरे टाका हजार। लेकिन और भी अधिक धन तब आएगा जब किसानी के साथ साथ हर किसान परिवार मिलजुल कर बच्चों, महिलाओं, यहाँ तक कि काम के काबिल घर के बुजुर्गों की मदद से उन्हें प्रशिक्षित करवाकर किसानी पर आधारित गृह उद्योगों में या व्यवसाय में लग जाता है, जैसे पशुपालन, मधुमक्खी पालन, रेशम का कारोबार, धान से चावल, चावल से मूरी या चिवड़ा बनाकर और चने से सत्तू बनाकर बेचने का व्यवसाय वगैरह। कटहल के जैसे आजकल आप देख रहे हैं चिप्स बन रहे हैं, कटहल के अचार बन रहे हैं, कटहल के और भी कई तरह के उत्पाद बन रहे हैं, लेकिन हमारे राज्य में उसकी संभावना इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि उस तरह से जो उन पर आधारित उद्योग हैं उनकी कमियां हैं।
बागवानी में बीज उत्पादन, बिचड़ा उत्पादन, ये सब बहुत मायने रखता है और लोगों की बड़ी इसके ऊपर में निर्भरता होती है कि अच्छे बीज या अच्छे बिचड़े उनको मुहैया हों। मेरा मानना है कि गांव के स्तर पे जितने भी छोटे छोटे समूहों का गठन किया गया है, चाहे वो फार्मर्स क्लब के हों या स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बने हों, उनमें से कुछ लोग अगर बीज उत्पादन या बिचड़ा उत्पादन पे आते हों तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा रोजगार का माध्यम है। और मुझे विश्वास है, मैं जानता भी हूँ कुछ ऐसे समूहों को जो बिचड़ा बेच करके न केवल अच्छे उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी खुद की आमदनी कई गुनी बढ़ गई है उससे। किसी भी गांव में हर सीजन में लगभग 10 से 20 लाख बिचड़े की आवश्यकता पड़ती है। अभी तक इस तरह के जो बिचड़ा उत्पादन है वो व्यक्तिगत किसान अपने हुनर के हिसाब से करता है और वो अक्सर बहुत ही पुराने तौर तरीके के हिसाब से किया हुआ होता है। अब आधुनिक समय में जब हम इनको बताते हैं कि इस तरह से बिचड़ा का उत्पादन किया जाए जहां पर कि हर बिचड़ा उतना ही स्वस्थ हो और अच्छे किस्म का हो, तो ऐसे बिचड़ों की अभी बहुत कमी है गांव में और लोग इससे एक बिचड़ा उत्पादन व्यवसाय की तरह से लेकर के काफी आगे बढ़ सकते हैं। एक समृद्ध किसान का घर द्वार, जमीन, जंगल कुछ ऐसा होना चाहिए जिनमें ये सभी चीजें दिखें। भूमिहीन किसान भी कैसे समृद्धि रेखा के ऊपर आ सकते हैं, ये हमें विशेषज्ञ बताएंगे। एक कल्पना करिए कि ऐसा किसान है जिसके पास 1 डिसमिल है, कैसे वो अपने आमदनी को बढ़ा सकता है, उसके लिए कुछ उद्यम है। ये सागवान की गाछ है, अभी के परिस्थिति में इसको 15 से 20 हजार तक कीमत मिल सकता है। ऐसे ऐसे गाछ मेरे पास लगभग 30 से 35 हजार गाछ हैं। हमारी मंशा गरीबी रेखा को अतिक्रमित करना नहीं होना चाहिए। हमारी मंशा समृद्धि रेखा के पार जाना होना चाहिए और हमारा हर किसान यह कर सकता है।